हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज्योर एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में। ओके। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एक एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, मैं उन लोगों के लिए समझा दूं कि एसक्यूएल डेटाबेस वो एक एप्लीकेशन है, वो एक स्टोरेज टाइप का एक मैकेनिज्म है जहां पे हम अपने एप्लीकेशंस के जो भी डेटा है उसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है तो वो स्कूल अपने सभी स्टूडेंट्स के जो डिटेल्स है उसको एक टेबल स्ट्रक्चर में स्टोर करेगी और वो टेबल होगा एक डेटाबेस के अंदर। अब आप लोग बोल सकते हो कि फिर एक्सेल में क्यों नहीं करते, डेटाबेस में क्यों करते हैं। बेसिकली डेटाबेस में उसको क्वेरी करना आसान होता है, कुछ भी फेच करना, रिट्रीव करना, एडिट अपडेट करना वो इजी हो जाता है एक एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से, इसीलिए हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक यूज़ किया है तो जो मोस्ट पॉपुलर ऑफ डेटाबेस टाइप है वो है एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो एज्योर भी कई तरह के एसक्यूएल डेटाबेस के इंस्टेंसेस प्रोवाइड करती है और कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या एसक्यूएल डेटा टाइप्स हमें मिलती है और वो कैसे क्रिएट करना है या फिर यूज़ करना है। ठीक है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो के साथ आगे बढ़ूं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये एक वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो मैं पूरे एज्योर के सीरीज़ पे बना रहा हूँ, तो वो चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो डेटाबेस जो हम क्रिएट कर सकते हैं एज्योर में वो कई टाइप्स के हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहला एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देंगे और उस वर्चुअल मशीन के अंदर हम अपना ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर देंगे और एसक्यूएल डेटाबेसेस इंस्टॉल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। बट इसमें दिक्कत क्या है कि हमें जो है वर्चुअल मशीन को तो अपडेट करना ही पड़ेगा, विंडोज़ वगैरह अपडेट करना पड़ेगा और साथ में जो एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है वो भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो वो एक ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे करना पड़ सकता है। लेकिन एज्योर हमें ये एक ऐसा ऑप्शन भी देती है जहाँ पे हमें सिर्फ अपने डेटाबेस से मतलब है और बाकी किसी भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो उसको हम बोल देंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। अब एज्योर हमें एक एसक्यूएल डेटाबेस देती है जो आई थिंक हमारे फ्री ट्रायल में भी इंक्लूडेड है। आई मीन जो अपना हमें एक्सटेंडेड फ्री ट्रायल मिलता है 12 महीने का, उसमें हमें एसक्यूएल डेटाबेसेस भी फ्री मिलती है अराउंड 250 GB का। ठीक है। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने इसके लिए और वही मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं थियोरी में बोर करूँ उससे बेटर होगा कि हम क्रिएट करते जाए और फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते जाए। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखो, आप क्रिएट करना सीख जाओगे, सब नेक्स्ट करना सीख जाओगे, बट इम्पॉर्टेंट हमें सिर्फ नेक्स्ट करना नहीं है, हर ऑप्शन पे हमें क्या चीज़ें मिलती है हमें वो जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ये डेटाबेस हमारे डेटाबेस का जो एक्चुअल है वो नाम होने वाला है और एक डेटाबेस के अंदर काफ़ी टेबल हो सकता है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ राजेश टेस्ट टीबी। ओके। सो ये तो हमारा डेटाबेस है, बट डेटाबेस को रन करने के लिए हमें एक सर्वर लगेगा। ठीक है। तो वो सर्वर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई भी नाम। बेसिकली ये नाम वो नाम होने वाला है जो हम अपने एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो में डाल के उससे कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ राजेश एसक्यूएल डेमो। ओके, ये अवेलेबल है। उसके बाद हमें एक एडमिन लॉगिन हमसे मांगेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं नोटपैड में अपने क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यूज सर्वर का राजेश और पासवर्ड मैं क्रिएट कर देता हूँ। और ये यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना चाहिए क्योंकि हमें ये बाद में बहुत काम आने वाला है। आई मीन अगर ये भूल गए तो फिर टेंशन हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके। अब ये एक चीज़ है, इलास्टिक पूल वाली चीज़ है, ये थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, ये हम बाद में देखेंगे। बट अभी जो हमारे काम का चीज़ है वो है ये कंप्यूट प्लस स्टोरेज। ठीक है। अभी मैं जैसे इस पर मैं एक बार क्लिक करके दिखा दूंगा कॉन्फ़िगर डेटाबेस पे, तो यहाँ पर आके देखो कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हमें मिल जाता है। ठीक है। तो अभी अगर देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड किया गया है 2 कोर
2 कोर का एक मशीन, और इसकी कॉस्ट अगर देखोगे महीने का तो अराउंड 27,000 का है। तो मुझे इतना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम उस टाइम पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें ये सीखना चाहिए कि कौन से ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं एज्योर में एक सीक्वल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है जो हमें मिल जाता है। तो पहला तो है कोर बेस्ड यानी कि हमें अपना एक हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम अपने कितने कोर का मशीन या फिर कितना मेमोरी हम चाहते हैं हम वो सिलेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे मेरे मशीन में कितने कोर्स चाहिए या फिर कितना ज़्यादा स्पेस चाहिए, मैं वो यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये एक पहला ऑप्शन हो गया है। उसके बाद हमें मिलता है DTU बेस्ड। तो DTU बेसिकली इस तरह से समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से एक मस्त चीज़ इस तरह का एक ये सिनेरियो क्रिएट किया है या फिर हमारे लिए एक ऑप्शन क्रिएट किया है जहाँ पे वो कंप्यूटर, मेमोरी, IO ऑपरेशंस वो सभी चीज़ों को कंबाइन करके एक फ़िक्स प्राइस हमें दे देता है। तो वहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि एक पूरा का पूरा हम एक CPU यूज़ कर रहे हैं या फिर एक पूरा का पूरा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये बस एक अच्छे से मस्त मिक्स करके हमें एक चीज़ बना के दे देता है। इसका अगर लिमिट्स देखना है या फिर किस तरह की हमें ऑप्शन मिलती है तो मैं वो एक बार दिखा देता हूँ। तो वो इस तरह का है। तो 3 ऑप्शन मिलेगी, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक में हमें ये जो अप टाइम है ये गारंटेड है 99.99% का। अब अप टाइम का मतलब ये है कि जो ये डेटाबेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि इतना % ऑफ द टाइम हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस एक्सेस करना चाहता हूँ और डेटाबेस अवेलेबल ही नहीं है। तो ये ध्यान एज्योर रखती है, ठीक है। और इसके बाद हमें जो CPU की पावर है वो इस तरह की मिल जाती है, लो, मीडियम, हाई। और लेटेंसी इसमें 5 मिलीसेकंड से 10 मिलीसेकंड तक की है और प्रीमियम में 2 मिलीसेकंड तक की है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है हमें DTU का। उसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है सर्वरलेस मॉडल। कुछ हद तक हमें DTU की तरह लगेगा। अब बेसिकली सर्वरलेस मॉडल वो मॉडल है जिसमें आप जब भी डेटाबेस यूज़ करोगे, जितना यूज़ करोगे आपको उतना ही पे करना है। अगर आपका लोड इंक्रीज़ हो जाता है तो जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही आपका लोड डिक्रीज़ हो जाता है तो डेटाबेस यानी कि ये जो सर्विस है वो फिर से उसको कम कर देता है। तो ये फ़ायदा है सर्वरलेस मॉडल का। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाती है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अभी यहाँ पे तो देख सकते हो कि मुझे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करके दिया है, प्रोविजन वाला, जो कोर्स पे बेस्ड है। अब ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इतना कॉस्ट मुझे नहीं लगता है कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमने बात की थी सर्वरलेस मॉडल की, अभी सर्वरलेस मॉडल ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर सेकेंड हम जितना यूज़ करेंगे ना उतने की ही हमें कॉस्ट आने वाली है। इसके लिए आप देख सकते हो कि जो उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट है महीने का वो अराउंड 344 रुपीज़ है। तो इसमें हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही हमें खर्च आएगा, जितना यूज़ नहीं करेंगे तो हमें खर्चा नहीं आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बट हम इंटरेस्टेड है इससे भी सस्ती चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वाले मॉडल में आ गए हैं और यहाँ पे हमें DTU चूज़ करने की फ्रीडम है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये भी यूज़ करूँ। मैं इससे भी कम लोड वाला हम चूज़ करने वाले हैं, तो वो है बेसिकली ये वाला। ओके, सो मैंने यहाँ पे 1 GB का डेटाबेस का साइज़ लिया है और ये सबसे बेसिक वाला मैंने ऑप्शन चूज़ किया है। अब देखो, अब जो भी काम आने वाला है तो ऑप्शंस इसी तरह के चूज़ करने हैं, बस जो फ़र्क आने वाला है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आने वाला है। तो अपने हिसाब से देख लो कि जो भी आपका एप्लीकेशन है वो कितना यूज़ करने वाली है, क्या करने वाली है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक बार चूज़ कर लो। एक बार ये जैसे ही चूज़ कर लेते तो इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी सिमिलर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है रिडंडेंसी की। तो हमने ये पूरा देख लिया है कि लोकली रिडंडेंस, जो जोन रिडंडेंस और जियो रिडंडेंस क्या होता है। मैं उसको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मैं आई में कहीं ना कहीं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है क्या हमें कनेक्ट करना है, तो मुझे ये बाद में कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको एनेबल कर देता हूँ। और साथ ही जो है फायरवॉल्स को
मैं एनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो मेरा करंट मशीन का आईपी एड्रेस है उसको ऐड कर दो, ताकि मुझे यहाँ से कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे फायरवॉल्स को इनेबल कर दिया और मैंने कनेक्टिविटी को पब्लिक कर दिया। नेक्स्ट हम जाएंगे सिक्योरिटी में। तो हम ये एक एज्योर डिफेंडर करके एक सिक्योरिटी सर्विस है जो हम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से ये हमें लेना नहीं है, वरना आपको 1000 रुपये का कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से ये सभी चीज़ों को एक्सेस ना करें। उसके बाद यहाँ पे आता है डेटा सोर्स का। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलता है, नन, बैकअप, सैम्पल। नन में हमें एक फ्रेश डेटाबेस मिलेगा। बैकअप में अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस है तो आप वो चूज़ कर लो और वो फाइल यहाँ पे डाल दो। फिर आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा अपने मशीन में या कहीं पे, तो उसको यहाँ पे बैकअप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट करूँगा, तो एज्योर हमें खुद से कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट करके दे देगी जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जाते हैं टैग्स पे और फिर आ जाता है ऑप्शन रिव्यू एंड क्रिएट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सब कुछ देख लेना है कि क्या कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, और क्लिक करना है क्रिएट पे। फिर मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेगी, तब तक ये डिप्लॉय हो जाएगा। अभी इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाए थे डेटाबेस के क्या क्या हो सकते हैं। एक था कि हम एक वर्चुअल मशीन पे डेटाबेस को क्रिएट कर लें, ठीक है, और दूसरा तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ही दिया। एक और डेटाबेस का ऑप्शन था, SQL डेटाबेसेस का ऑप्शन था, वो था SQL मैनेज्ड इंस्टेंसेस। अभी बेसिकली जो मैनेज्ड इंस्टेंस है वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड है हमारे इस नॉर्मल SQL डेटाबेस के कंपैरिजन में। इसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है वर्चुअल नेटवर्क्स का, और जो कंपैटिबिलिटी है आपके डेटा और डेटाबेसेस की वो ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। इसको हम बाद में और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमें ऑप्शन मिल जाता है 3 तरह के SQL डेटाबेसेस का। तो पहला है एक मैनेज SQL इंस्टेंस, दूसरा है एक नॉर्मल एज्योर SQL इंस्टेंस, और उसके बाद हम चाहे तो हम एक वर्चुअल मशीन पे भी SQL डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरा SQL डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं गो टू रिसोर्स करता हूँ और मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाती है और हमने क्या क्या सिलेक्ट किया था। अभी ये हमारा SQL डेटाबेस है। तो ये नॉर्मली जो हमें एक ओवरव्यू दिखता है वो तो दिख ही रहा है, प्लस कौन से लोकेशन में डिप्लॉय किया है, वो ऑनलाइन है कि नहीं है, और सर्वर का नाम क्या है, यही सर्वर नेम से हम कनेक्ट करने वाले हैं, प्लस प्राइसिंग क्या आने वाली है हमें इस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में हमें यहाँ पे बेसिकली लॉग हिस्ट्री दिखने वाली है इस रिसोर्स के लिए। उसके बाद ये चीज़ें तो हमारे लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी एडिटर, तो ये बेसिकली ये न्यू चीज़ है। तो अगर मैं चाहूँ तो SQL डेटाबेस को यहाँ से कनेक्ट करके एक्सेस कर सकता हूँ, बट एज्योर ने और माइक्रोसॉफ्ट ने एक नॉर्मली यहाँ से भी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए उन्होंने एक क्वेरी एडिटर बना के रखा है। तो यहाँ से भी हम लॉगिन कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। तो वो इस तरह से हमें दिखता है, बट मैं थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ से नहीं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ से। तो इसके लिए 2-3 मिनट रुक जाओ, फिर हम देखते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पावर प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट की एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसको वो बोलते हैं पावर प्लेटफॉर्म। इसमें डायनामिक CRM, पावर एप्स, पावर BI, ऑटोमेट, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो मैं इस पर भी काम करता हूँ। बेसिकली यही मेरा स्पेशलाइजेशन है, पावर प्लेटफॉर्म और एज्योर। तो मैं जैसे टाइम मिलता है हम पावर प्लेटफॉर्म के बारे में भी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बट ये हमें एज्योर से उतना कुछ मतलब नहीं है इसका फ़िलहाल के लिए। उसके बाद हम सेटिंग्स में आके देख सकते हैं कि हमने क्या कुछ सिलेक्ट किया है, हमारे स्टोरेज क्या है, कॉम और CPU वगैरह हमने क्या चूज़ किया, वो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग हमें लगने वाली है जब हम प्रोग्रामेटिकली इस डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं। और अगर हम चाहे तो यहाँ से, अगर मैंने यहाँ पे DTU5 बेसिक सिलेक्ट किया था, बट अगर मुझे और चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे कंप्यूट प्लस स्टोरेज में आके अपने ऑप्शंस को मैं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का मैंने बता ही दिया कि हमें बेसिकली कनेक्ट करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और लॉग्स तो हमें पता है, जियो एप्लीकेशन भी हमें पता है, और बेसिकली इसके आगे की चीज़ें अभी हमारे काम की नहीं है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरह से इस सर्वर नेम को लेके अपने एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्वर नेम को कॉपी करना है, यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है और हम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को हटा के हम क्लिक करेंगे सर्वर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें देना है अपना यूज़र नेम लॉगिन नेम में और पासवर्ड यहाँ पे, और करना है कनेक्ट। अब जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे वो 1-2 सेकंड लेगा और वो कनेक्ट कर देगा। उसके बाद हम इस डेटाबेस में हमें क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये अभी भी कनेक्ट हो रहा है, हम कुछ टाइम देते हैं इसको और ये कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डेटाबेस को एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा एक राजेश टेस्ट डीबी करके। तो बेसिकली इसमें वो सभी टेबल्स है जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था कि मुझे बना के दे देना। तो एक कौन सी तो कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे हमें टेबल्स क्रिएट करके मिलेगी। तो मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि वो टेबल्स किस तरह दिखती है। ओके, सो ये रहा टेबल। इसमें हमें एक कस्टमर के कुछ डिटेल्स दिखेंगे। फिर ये पूरा का पूरा एक डमी डेटा है जो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से हमें जिस तरह इसका यूज़ करना है हम कर सकते हैं। सो ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डमी डेटा हमें मिल गया है, हम इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। अभी मुझे एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है कि मैंने यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन वगैरह मेरा हो गया। बट इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सर्वर फायरवॉल में जाके, और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को एनेबल करना होगा। अपने करंट मशीन का जो आईपी एड्रेस है उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा और अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और इसके अलावा आई थिंक हमें वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दूँगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान से, रिसोर्स क्रिएट करने के बाद उसको डिलीट करना ना भूलें अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं पे करना है तो, ठीक है। हम कॉस्ट के बारे में भी बाद में बात करने वाले हैं, बट एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप जिस भी रिसोर्स को यूज़ नहीं करते हो उसे डिलीट कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर डिलीट नहीं करोगे तो कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो और चीज़ों को डिलीट कर दो जो भी नहीं यूज़ करते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।